आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं इरफान फाजिल लेकर प्रोग्राम जी हां हुनरबाज का एक और शुमारा। लास्ट टाइम आपने देखा हुनरबाज को लेकर बात की तो कश्मीर में कलाकारी और स्किल डेवलपमेंट्स को लेकर बात करें तो जबरदस्त टैलेंट और वादी कश्मीर के साथ साथ आपने देखा कि लास्ट टाइम भी कुछ ऐसे ट्रिक शॉट्स टेक्निक्स आप तक पहुंचाई, वो भी कश्मीर को लेकर। जी हां, एक ऐसा खेल जगत जो यहाँ के हुनरबाज जानते हैं, दुनिया भर तक अपनी पहचान छोड़ गए हैं। और आज जबकि हम बात करें तो हुनरबाज का दूसरा शुमारा लेकर हाजिर खिदमत, और फिलहाल इसी प्रोग्राम के साथ साथ इसी एपिसोड में मैं आपको आज एक ऐसे हुनरबाज से मिलाऊंगा जो टैलेंटेड है, यंग है और बहुत कुछ हासिल कर चुकी है अभी तक देखा जाए इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। फिलहाल तारुफ लेने से पहले एक खूबसूरत सा उनका एक वीडियो क्लिप देख लेते हैं। जी हाँ, और उसके बाद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहे प्रोग्राम हुनरबाज। तो चलिए हुनरबाज को लेकर, वो हुनरबाज हमारे साथ हैं। ये है वो हुनरबाज जिनका नाम है कबरा अल्ताफ। एक जी हाँ, एक नेशनल मेडलिस्ट, खेलो इंडिया मेडलिस्ट और साथ ही साथ जी हाँ कमाल के जूडो प्लेयर जिन्होंने पूरे दुनिया के साथ साथ कश्मीर का नाम रोशन किया है। आपका वेलकम है प्रोग्राम हुनरबाज। थैंक यू सो मच। कबरा अल्ताफ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। क्या स्पोर्ट्स से ही रेलिवेंट चीज़ें थी या अपार्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स कुछ और चीज़ें थी मगर आपने स्पोर्ट्स को अपनाया? नहीं, थोड़ा बहुत तो स्पोर्ट्स के साथ ही थे। पेरेंट्स भी लाइक मेरे अब्बू और मम्मा स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, तो मम्मा ने ज़्यादा खेला नहीं था स्पोर्ट्स अपने स्कूल टाइम में भी कुछ वॉलीबॉल एंड ऑल दैट, बट अब्बू का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था मार्शल आर्ट्स में। तो यही रीज़न था कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता लाइक स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में पता चला। ऐसा नेचर होता है, वो होता है। स्पोर्ट्स का पर्टिकुलरली नहीं पता था क्या स्पोर्ट होता है क्या नहीं, नाम पता था स्पोर्ट्समैन होता है, तो बस इस चीज़ से प्यार था, तो उसके बाद ही स्पोर्ट्स में आई। उसके साथ साथ बात करें, लड़कियां जो है मैक्सिमम बैडमिंटन खेलती हैं, वो नाजुक नाजुक चीज़ें खेलती हैं, मगर अब ज़माना चेंज हो गया है। अब हार्ड नॉकिंग की बात करें तो जिसमें पंचिंग, जूडो, कराटे, जिसमें आप भी जुड़ी हैं। चलिए, एक अच्छी बात है, ट्रेंड चेंज हो गई है। कश्मीर को लेकर बात करें, जब आपने शुरू किया कितनी डिफ़िकल्टीज़ थी, फैमिली का सपोर्ट कैसा था, या कहीं ना कहीं आपको लग रहा था जो भी है अपने पास वो हुनरबाजी है दुनिया तक पहुंचानी? नहीं, अगर मैं फैमिली का बोलूँ, उनका हमेशा से सपोर्ट रहा है, क्योंकि उन्हीं का रीज़न है कि मैं जूडो में आई। तो दूसरी बात, जब मैं बोलूँ कि मैंने स्टार्ट किया काफ़ी ज़्यादा, हाँ, इतना अच्छा स्पोर्ट्स का कल्चर जितना मैं आज देखने को मतलब मिलता है उतना ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं था। अगर हम बात करें 2010-2011 की, मैं तब काफ़ी छोटी थी, तो मुझे अभी भी याद है मैं इंडोर गई थी तो वहाँ पे फीमेल्स बिल्कुल भी नहीं थी। या जूडो में मैं जाती थी, हमारे 1-2 सीनियर्स होते थे, बस लाइक 3-4 बच्चे मैट पे होते थे, उतना ही होता था, इतना ज़्यादा नहीं था। बट हाँ, फ़र्क इस चीज़ से पड़ता था कि कश्मीर में नहीं है। जब मैं इवन बाहर गई, एक्सलेंसी में प्रैक्टिस की या फिर मैं इंडिया कैंप में रही, मुझे पता चला कितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है गर्ल्स की, बॉयज़ की, और यहाँ पे उस लेवल पे बिल्कुल ज़ीरो था। हाँ, लेकिन ये चीज़ था कि नहीं, मुझे इस चीज़ पे गिव अप नहीं करना है, मुझे आगे पहुँचना है। एक साइड से देखा जाए तो गिव अप नहीं करना है, और इंडिया कैंप तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। 4 लोग स्टेडियम में थे, एक सोच डिफरेंट थी, कंपटीशन है, विजन आपका बड़ा था। क्या आपको लग रहा था कि कश्मीर से लड़की जो है ट्रेनिंग हासिल कर रही है और इंडिया कैंप तक पहुँचेगी? नहीं, पहले तो बिल्कुल भी नहीं लगा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का साथ था, और मैंने भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कोशिश की। जो मेरे कोचेस थे, मेरे जो टीममेट्स थे, पेरेंट्स थे, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश थी, तो मैंने बाहर ही शिफ्ट किया था कुछ 3 साल के लिए, एक्सलेंसी में रही। तो वहाँ से जब मैं आई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला। चलिए, कबरा अल्ताफ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक साइड से आप पढ़ाई भी कर रही थी, एक साइड से स्पोर्ट्स भी, दोनों साथ साथ में लेकर चीज़ें चलना चैलेंजिंग भी होता है, ख़ासतौर पर लड़की के लिए, क्योंकि लड़कियाँ जो है ज़्यादा बुकवर्म भी है और स्टडीज़ के साथ भी काफ़ी कंटिन्यू रहती है। हाँ, वो मुश्किल तो बिल्कुल था, क्योंकि आप देखिए ना, मैंने आपसे कहा मैं एक्सलेंसी में थी, तो वो पूरा 1.5 साल 3 साल आपको वहाँ रहना पड़ा। तो सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ वापस आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था, और वहाँ पे भी टाइम निकालना स्टडीज़ के लिए हाँ काफ़ी मुश्किल था। परसेंटेजेस में थोड़ा बहुत तो मतलब थोड़ा बहुत नहीं, फ़र्क तो पड़ा, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइक डिस्टिंक्शन तक ही रहता था, उससे कम ज़्यादा लो नहीं गया, बट ठीक रहा। कोई ऐसी ख़ास इंजरी के बारे में हमारे साथ हमारे वो खूबसूरत पल हमारे साथ शेयर करें कि कोई मैच था जहाँ आपको बड़ी इंजरी आई, उसके बाद आपको फिर से खेलना पड़ा और टेंशन हो रहा था कि क्या करूं? जी, इंजरी तो मतलब पहले हुई थी मेरी, जब मैं एक्सलेंसी में थी तो मुझे नी ऑपरेट कराना पड़ा था। उससे पहले ही मेरी एंकल में इंजरी हुई थी और मुझे एशियन चैम्पियनशिप ट्रायल्स में जाना पड़ा। ऑल्दो मैं
उसमें फर्स्ट तो नहीं ले पाई, बट हाँ आई वॉज इन टॉप 3। पर उसमें इंजरी थी या फिर जब सर्जरी हुई उसके बाद जब मैंने खेला, हाँ डॉक्टर्स ने भी अलाउ नहीं किया था खेलने के लिए, बट मैंने खेला था और मेरी लाइफ का पहला गोल्ड मेडल था जो मैंने उसके बाद ही लिया था विद दैट इंजरी। फैंटास्टिक, एक साइड से गोल्ड मेडल और एक साइड से हौसले काफ़ी ज़्यादा बुलंद है। नाज़रीन, आप इस खूबसूरत मौसम में, जबकि कश्मीर में इस वक्त ऑटम चल रहा है और विंटर की आमद है, और हम भी निकल पड़े हैं कैमरा अपना लेकर, और फोकस्ड है पूरा हुनरबाजों को लेकर हमारा कैमरा, और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि कश्मीर से भी कुछ ऐसे होनहार नौजवान जो है, लड़कियाँ जो है वो आगे बढ़ रही इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। अच्छा ये बताएं, अब जब आप बाहर गई हैं, बाहर के कल्चर को लेकर जो चीज़ें यहाँ थी वो वहाँ ज़्यादा अच्छी मिली होंगी आपको, एनवायरनमेंट अच्छा मिला होगा, फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो कंपटीशन में कॉम्पिटिटर्स थे आपको लगा कि थोड़ा सा एक्सट्रीम है, इन्हें हराना थोड़ा डिफ़िकल्ट है? नहीं, जब मैं पहले गई, हाँ काफ़ी मुश्किल। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, जब मैं पहले नेशनल्स के लिए गई थी तो मुझे डिफरेंस ये लगा, हमें तो कॉन्सेप्ट भी नहीं था। मैं आपको बताऊं वेट्स का, हमें कैसे मेंटेन करना है, हम किसी वेट कैटेगरी में खेलते हैं, अच्छा तो लूज़ करना है कैसे करना है, बहुत डिफरेंस तो वहाँ पे, मतलब वहाँ जाते जाते आपको पता चलता है कि वी आर लैकिंग। ठीक है, तो दूसरी बात हो गई कंपटीशन की, मुझे कभी डर नहीं लगा क्योंकि मुझे अपने आप पे यकीन था कि नहीं मैं कर सकती हूँ। मे बी मुझ में टैलेंट नहीं है बट आई एम अ हार्ड वर्कर, सो आई कैन अचीव विद माई हार्ड वर्क। ऐसा नहीं है टैलेंट है। पेरेंट्स की दुआएं थी और मम्मी पापा भी स्पोर्ट्स से, और फादर का तो ज़्यादा ही बेटी के साथ जो है दिल का लगाव रहता है, और जब आप स्पोर्ट्स में गई, आपकी चैंपियनशिप सामने नज़र आई, तो फिलहाल देखते देखते हमने ये भी सुना कि आप इंडिया कैंप के साथ साथ कॉमनवेल्थ तक भी पहुंच गई। तो एक साइड से कंपटीशन है, दूसरे साइड से अपनी मेहनत है, तीसरे साइड से अगर सपोर्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल जो आपके गवर्नमेंट के एंड से या स्पोर्ट्स महकमे के एंड से फिनेंस को लेकर या स्पॉन्सरशिप्स को लेकर क्या आपकी हेल्प की गई? अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे लाइक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे यूथ सर्विसेज होता है, वो हमें नेशनल्स के लिए भेजते हैं, ठीक है, वो दैट्स फाइन, वो बिल्कुल अच्छा है। लाइक काउंसिल है, वो हमें कॉम्पिटिशन्स के लिए भेजते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है। फिर जहाँ पे आती है हमारी प्राइवेट स्पॉन्सरशिप की बात, हम कश्मीर में बहुत ज़्यादा लैक करते हैं, हमें यहाँ पे बिल्कुल भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है, बिल्कुल भी नहीं है कुछ। इवन मैं बोलूँगी आपको, हम कुछ टूर्नामेंट्स के लिए जाते हैं, मे बी जैसे एशियन चैम्पियनशिप ट्रायल, उसमें इंडिविजुअली मतलब प्लेयर को जाना होता है, तो नो, स्पॉन्सरशिप के हवाले से या फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे कभी नहीं मिला है। कोई ऐसा आपको पल याद है कि जब आपको किट पूरा खुद ही मैनेज करना पड़ा, टूर मैनेज करना पड़ा, मगर जाना है तो जीत के आना है? एक साइड से आपके हौसले बुलंद थे, दूसरी साइड से आप यूटी को रिप्रेजेंट कर रही थी, ऐसा कुछ? ऐसा हमेशा ही हुआ है, तो ऐसा एक बार मैं नहीं बोलूँगी एक बार हुआ है, ऐसा हमेशा हुआ है। मैं जब भी गई हूँ तो हमें फाइनेंसेस अपने खुद मैनेज करने पड़ते हैं, अपना किट खुद ही मैनेज करना पड़ता है, तो मैं अभी तक वैसे ही करते आ रही हूँ। अच्छा ये बताइए, देखा जाए तो कश्मीर को ही लेकर, जबकि कश्मीर की बेटियों के बारे में अगर हम बात करें, आप भी कश्मीर की बेटी हैं, अब आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो है लोग आपको जानने लगे हैं। मैं जानना चाहूँगा, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें प्रेशराइज करती है ख़ास तौर पे लड़कियों को, जिनके ख्वाब टूट जाते हैं या जिनके जो शौक़ है पूरे नहीं हो पाते हैं, जो वो करना चाहती हैं लाइफ में, वो किताब बंद की बंद रह जाती है? हाँ, काफ़ी ज़्यादा ऐसे मैं बोलूँगी आपको, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे हमारी सोसाइटी में, मैं कश्मीर की बात नहीं करूँगी, पूरे इंडिया की बात करूँगी, हर कहीं पे किसी सोसाइटी में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे गर्ल्स, मैं बोलूँगी यूथ बोलूँगी, वो पूरा परस्यू नहीं कर पाते अपना करियर या अपनी मतलब जो उनका शौक होता है वो पूरा नहीं कर पाते। मैं रीज़न ये भी बोलूँगी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, और यही रीज़न है कि फिर पेरेंट्स भी पूरा सपोर्ट नहीं कर पाते, उनको पता है आगे इसका कोई करियर नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो भी एक कारण है कि उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता कि अपने शौक पूरे करें। जब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखती हैं, लड़कियों को ख़ास तौर पे विमेन कैटेगरी को, सानिया नेहवाल की बात करेंगे, सानिया मिर्ज़ा की बात करें, मैरी कॉम की बात करेंगे, आपको लगता है कि इनका विजन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ की लड़कियों में भी जो विजन स्ट्रॉन्ग है उसे पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स सपोर्ट करे और फिनेंस की जो कंडीशंस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें मिलता है या फैसिलिटीज़ उन्हें मिलती है तब जाके वो वहाँ पहुँचते हैं? यहाँ की लड़कियों में हुनर है, हुनरबाजी है, ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, मैं आपने मैरी कॉम का जिक्र किया, मैं आपको बताऊंगी वो भी एक ऐसे एथलीट थे जिनको पहले इस बारे में ज़्यादा नहीं पता था, आपने इवन उनकी मूवी भी देखी होगी जो उन पे आई थी, तो काफ़ी ज़्यादा उनका हार्ड वर्क ही था। और मैं कश्मीर की बात करूँ, कश्मीरी जो यूथ है काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, अगर हम कहीं पर लैक करते हैं तो हाँ अपॉर्चुनिटीज़ में हम लोग लैक करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगी, हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट्स बहुत कम होते हैं, आप देखिए क्रिकेट टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा, जब आप आते हैं ना ओलंपिक स्पोर्ट की तरफ, मार्शल आर्ट्स की तरफ, इंडोर्स, हमारे टूर्नामेंट्स बहुत कम होते हैं। जबकि आप दूसरी स्टेट में जाए, फॉर एग्जांपल दिल्ली ले ले आप, ठीक है, 3 महीने में वहाँ 1 या 2 कंपटीशन होने ही होने हैं। तो हमारे यहाँ पे कंपटीशन जो फीवर है वो बच्चों में हमेशा ही रहता है, एक्सपोजर नहीं होता है, वो बाहर जाएंगे साल में 1 बार खेलने के लिए तो उनका क्या वहाँ पे रहेगा। सो कंपटीशन फीवर बच्चे से निकालना बहुत ज़्यादा
ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स ज़रूरी है। कॉम्पिटिशन्स के साथ साथ कॉम्पिटिशन का फीवर और वो जोश और वो जज्बा, और यही है हुनरबाजी। वादी कश्मीर को लेकर बात करें तो टैलेंट हमारे साथ है। कबरा अल्ताफ, देखते रहे प्रोग्राम। जी हाँ, अब और किसी मुद्दे पर बात करते हैं, बने रहिए, देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़। नेशनल गेम्स को लेकर बात करेंगे आपसे। नेशनल मेडलिस्ट कि कितनी मेहनत लगी वहाँ तक पहुँचने में, और नेशनल गेम से क्या क्या सीखा आपने, जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे और उन खिलाड़ियों के लिए शेयर करेंगे जो नेशनल मेडलिस्ट बनना चाहते हैं। जी, सीखा तो मैंने काफ़ी कुछ। मैं पहले से आपसे बात करूँगी, मतलब जब से मैंने शुरुआत करी है जूडो की, यहाँ पे मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगी है, क्योंकि मैंने आपसे कहा जब मैं पहले जाती थी तो बच्चे नहीं मिलते थे वहाँ पे, पार्टनर्स ही नहीं होते थे, तो मेहनत तो वहीं से शुरू हो गई। और जहाँ तक फिर मैं पहली बार बाहर गई थी कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर जब मैं कश्मीर वापस आई तो मैंने पहली बार यहाँ पे अपने मतलब सीनियर से कहा या फिर यहाँ पे कि नहीं, हमें 2 टाइम प्रैक्टिस करनी है जैसे बाहर होती है। तो मैं घर पे सुबह 5 बजे निकल जाती थी फजर नमाज के बाद, इंडोर आती थी, फिर वहाँ से जाती, इवन साइकिल पे आती थी, और फिर निशात तक वापस जाती थी। हार्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब उतना जितना मैं आज बोलूँगी, आज तो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स कल्चर है। जब मैंने लेकिन शुरू किया था तब बिल्कुल भी नहीं था, तब निकलना आना जाना, और इवन ये भी बोलते थे लोग इससे क्या फ़ायदा है, वो तो मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ क्या फ़ायदा है, मगर शौक़ था और मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा लगी। और जो इस चीज़ में आना चाहते हैं उनको भी यही बोलूँगी कि बस मेहनत की बात है। एक साइड से मेहनत भी है, से साथ साथ नेशनल मेडल भी आ गया और नाम भी कौम का रोशन हो गया, मगर आखिरकार काबरा अल्ताफ़ के जो ख़ास तौर पे सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं जिसे वो फुलफ़िल करना चाहती है, क्या वो हो रहे हैं पूरे, कि आपको लग रहा है कि अभी मैं सिर्फ गेम ही खेल रही हूँ? नहीं, अभी तो मैं बस खेल ही रही हूँ, अभी तो पूरे नहीं हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा काफ़ी ज़्यादा शौक़ है कि मैं अपने स्पोर्ट में आगे बढ़ूँ, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट की भी ज़रूरत है फ्रॉम आवर गवर्नमेंट, या फिर जो भी हमारी स्पोर्ट्स बॉडी है उनकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। अभी मैं खेल ही रही हूँ, और जो बच्चे जिन्होंने फिनिश किया है उनके लिए अभी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, ताकि वो कहीं भी एडजस्ट हो जाए। काबरा, मुझे बताइए, यहाँ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, कितने ऐसे स्टेडियम्स हैं, इंडोर है या फिर आपका दूसरा पोलो व्यू साइड से इंडोर स्टेडियम बन गया है, या बख्शी जो है नया बन रहा है? मैं आपसे जानना चाहूँगा फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको लगता है कि काफ़ी टाइम से लैप्स्ड है? आप जैसे खिलाड़ियों को अगर बहुत पहले ये सारी चीज़ें मिल जाती तो आप भी इंटरनेशनल प्लेयर बन गई होती, आपने गोल्ड इंडिया के लिए जीता होता। जी, मैं आपसे सहमत करती हूँ इस बात पे। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि शुरुआत जब की थी तब बिल्कुल भी नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर। आज मैं अगर देखूँ तो हाँ, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में अभी हमारे पास पिछले 2-3 साल में हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ आई है। बट हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि जो एक एडवांस्ड लेवल ट्रेनिंग है वो सिस्टम कश्मीर में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि यहाँ के एथलीट्स को बाहर नहीं जाना पड़े। यहाँ पे साई सेंटर्स आएंगे तो यहाँ के एथलीट्स यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कश्मीर का एटमॉस्फेयर ऐसा है जो एक इंटरनेशनल लेवल प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक साइड से आपने एडवांसमेंट की बात की है, किस तरह की एडवांसमेंट? यानी हम कह सकते हैं कि चीज़ें चाहिए, या सोच को थोड़ा सा और डेवलप करना है, या मेंटर्स की ज़रूरत है ख़ास तौर पे, जिससे कि हम और हुनरबाज कश्मीर से निकाल सकें? मेंटर्स की भी ज़रूरत है, फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत है, और एडवांस ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो एक प्लेयर को बना सकती है। सिर्फ एक खाली मेंटर एक प्लेयर को नहीं बना सकता, उसके लिए फैसिलिटी चाहिए। तो फैसिलिटीज़ ऐसे नहीं आएंगी, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक एडवांस लेवल, एक एथलेटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए एक स्टेट में और एक प्लेयर के लिए। काबरा अल्ताफ़, ये भी हमें बताएं कि जब आप एडवांस ट्रेनिंग की बात करते हैं तो एडवांस ट्रेनिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती है, क्योंकि बहुत जानना ज़रूरी है उन प्लेयर्स के लिए भी जो अभी जूडो खेल रहे हैं, या ख़ास तौर पर जो जूडो को अपनाना चाहते हैं, क्योंकि आपने एडवांसमेंट की बात की है तो हम तो ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा, मगर एडवांस ट्रेनिंग किस तरह की? देखिए, अगर मैं आपको एक चीज़ पे बताऊंगी, साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, आजकल हम लोग ज़्यादातर देख रहे हैं एथलीट्स की साइंटिफिक मेथड्स पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। इवन स्विमर्स की एग्जांपल दूँ, आपने अभी रिसेंट ओलंपिक्स में देखा होगा, वो लोग कैसे एंगल्स दिखाते हैं कि ये स्विमर ने ऐसे गोल्ड कैसे लिया, उसकी एंगल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो कुछ अच्छा कर रहा है, तो दिस इज़ साइंटिफिक मेथड। तो ऐसी जो साइंटिफिक ट्रेनिंग है, वो साइंटिफिक ट्रेनिंग जो है वो साइंटिफिक एडवांसमेंट में ही आ सकती है जब हमारे पास यहाँ पे एक साइंटिफिक डिपार्टमेंट हो, स्पोर्ट्स में एक स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट हो। जो स्पोर्ट्स साइंस का कल्चर है वो हमारी स्टेट में बहुत ज़्यादा कम है। आप यहाँ देखिए, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट आपको नहीं मिलेंगे, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बहुत कम मिलेंगे। तो अब जो आपको गाइड कर सकते हैं एक साइंटिफिक वे में, वो चीज़ें ही बहुत ज़्यादा
कमी है, इन चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन एक जूडो प्लेयर के लिए या फिर वो कोई और प्लेयर हो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं मोस्टली यहाँ पॉस्चर्स में, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूँ, पॉस्चर्स में बहुत प्रॉब्लम है। हम बोलते हैं यहाँ पे क्योंकि हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं विंटर्स में, तो हमारे जो बैक होता है हम लोग मोस्टली कर्व्ड वे में बैठते हैं, वो एक एथलीट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आप उस पॉस्चर के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वो आपको लैग करा रहा है कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ कौन देखेगा? वो सिर्फ एक कोच नहीं देखेगा, वो एक डॉक्टर देखेगा जो साइंटिफिक मेथड्स को जानता हो। तो इन चीज़ों के लिए है। एक साइड से हुनरबाजी को लेकर बात हो रही है, जबकि हम हुनरबाजी के साथ ही बात करें तो काबरा अल्ताफ में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आखिरकार अब हमें भी पता चल रहा है कि खेलना ही सब कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक स्पोर्ट्समैनशिप के लिए या ख़ासतौर पर एक स्पोर्ट्समैन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी स्पोर्ट्स के हवाले से 3 टर्म्स मुझे आज भी याद है, सीटीएस, ऑल्टियस एंड फॉर्टियस। ये बड़ी तीनों चीज़ें जो है तेज़ रफ्तारी और शार्पनेस, यानी ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है एक स्पोर्ट्समैन के लिए। मगर इनसे ये जानना चाहूँगा कि कई सारे स्पोर्ट्समैन जो है जिन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है और उसके बाद मेडल्स उनके घर में हैं, ट्रॉफीज़ उनके घर में हैं, मगर देखा जाए तो फाइनली कैटेगरी स्पोर्ट्स की जो होती है जॉब्स को लेकर, वो लास्ट में प्लेसमेंट्स उन्हें नहीं मिलती है। फाइनली जाके वो फिर बेड रिडन हो जाते हैं या थोड़ा सा वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं अपनी लाइफ से। हाँ, मैं ये तो सही बात है, ऐसे काफ़ी ज़्यादा एथलीट्स हैं जिन्होंने, मैं यहाँ पे एक चीज़ का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट एंड अनरिकॉग्नाइज स्पोर्ट। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे एथलीट्स हैं या फिर बड़े हैं जिन्होंने अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा अच्छा खेला है, एक ओलंपिक स्पोर्ट को अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, बट आके उनको मे बी उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो कहीं पर प्लेसमेंट ले पाए अपनी लाइफ स्पोर्ट्स को देख के। हाँ, हम उस चीज़ में लैग ज़रूर करते हैं। हमारे पास स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं थी जो अभी मेरे ख्याल में जितना सुनने को आया वो बन रही है और जल्दी लॉन्च हो रही है, तो आई होप वो जल्दी लॉन्च हो जाए ताकि जो भी पीछे एथलीट जिन्होंने, इवन ये भी चाहूँगी कि जिन्होंने पीछे कुछ किया है पहले उनकी प्लेसमेंट हो, फिर जो हम लोग करें हमारे उसके बाद हो। बिकॉज यहाँ बहुत सारे एथलीट्स हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ स्पोर्ट्स में दी है, देन दे डिजर्व इट। काबरा अल्ताफ, मुझे ये बताइए, वेदर्स को लेकर बात करेंगे, मौसम के साथ साथ जो फैसिलिटीज़ है जूडो को लेकर, आपकी गेम को लेकर क्या है? अगर वेदर की बात करूं, कश्मीर में जैसे ठंड होती है तो हम लोग मोस्टली फिर बच्चे ठंड में नहीं आ पाते हैं। ऑल्दो हमारे इंडोर स्टेडियम्स हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट हाँ हीटिंग सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए और फैसिलिटीज़ ऑल्दो है हमारे पास यहाँ पे इंडोर स्टेडियम है, शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे हीटिंग सिस्टम का है। बट जो बाकी स्टेडियम्स है अगर वहाँ पर भी हीटिंग सिस्टम आए तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा विंटर्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वरना यहाँ बर्फ़ होगी, माइनस टेम्परेचर जाएगा तो बच्चे एंटर नहीं कर पाते स्टेडियम्स में। जब आपने शुरू किया 4 लड़कियाँ थी, जब जैसे आप कह रही हैं, आज आपको लग रहा है कि लड़कियाँ बहुत सारी हैं और इंटरेस्ट बढ़ चुका है, मगर इस बीच पेरेंट्स की सोच जो है ख़ास तौर पे, क्या आपको लगता है कि डेवलप हो चुकी है? जबकि हम देखते हैं ना आजकल वीमेंस एम्पावरमेंट है। जी, काफ़ी ज़्यादा है। मैंने पहले ही कहा, पहले बहुत ज़्यादा कम पार्टिसिपेशन थी। आज अगर मैं देखूँ अल्हम्दुलिल्लाह आज तो काफ़ी ज़्यादा, लाइक इन 10 सालों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, जितना मैंने सोचा भी नहीं था इतना फ़र्क आएगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। और हाँ, पेरेंट्स की सोच में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, वो अब अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। उनकी भी जो मतलब उनकी ये होते शौक़ होते हैं उनको पूरा करने के लिए उस पर ध्यान ज़रूर देते हैं। पहले ये था कि वो ध्यान भी नहीं देते थे, अब एटलीस्ट पेरेंट्स ध्यान भी देते हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं। एक कहावत है और ख़ास तौर पे बड़ी सुनी होगी आपने और मैंने भी, दरबदरी खेल दरबदरी है, यानी बोलते ना एक गिंद उनसे बकवास, ये दरबदरी है, ये सब, इससे कुछ हासिल नहीं होता, जबकि हम देखते हैं बहुत कुछ हासिल हो रहा है। आप इस टर्म को क्या ले रही हैं, कैसे ले रही हैं? मैं इस टर्म को बिल्कुल नेगेटिव ही लूँगी क्योंकि आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो मुझे नहीं लगता इसको हम दरबदरी बोलेंगे कि मतलब ऐसा हो रहा है। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं, पेरेंट्स जैसे मैंने आपको कहा उनका भी अपना कंसर्न होता है। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो पेरेंट्स बोलते हैं ज़्यादा टाइम इस पे दोगे तो आपको क्या मिल रहा है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बट आई थिंक उसके अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ का छोड़ के अगर हम बोले कि हम फिज़िकली कितना ज़्यादा फिट रहते हैं या हम क्या क्या लाइफ में अचीव कर सकते हैं इन चीज़ों के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपकी कोचिंग के बारे में आपका एक स्पेशल कोच जानना चाहूँगा जो आपके लिए एक लाइफ इंस्पिरेशन है, और दूसरी बात जूडो क्या है आपके लिए? आपको मैं बताऊं, शुरुआत तो मैंने कश्मीर से ही करी है। लाइक मेरे अबू ने पहले मुझे घर पे सिखाया है, यहाँ पे शफकत सर रहे हैं उसके बाद मेरे कोच। बट उसके बाद मैं एक्सलेंसी में थी, मेरे जीवन शर्मा रहे हैं कोच। और उसके बाद जब मैं IAS अकेडमी गई, मामू का केजवानी, तो वो जॉर्जिया के कोच है, और जीवन शर्मा। बट अगर मैं सच में कहूँ कि मेरी लाइफ में कोई इंस्पिरेशन है एज अ कोच, दैन दैट्स जीवन शर्मा सर। उन्होंने मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस लाई है। अगर मैं बोलूँ जूडो के हवाले से, हम इंडियन जूडो की बात करें तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा पावर जूडो खेलते हैं, लाइक स्ट्रेंथ
जूडो खेलते हैं, बट जब हम जापानी जूडो की बात करते हैं जहाँ से जूडो आया है तो वो बिल्कुल बहुत डिफरेंट है। वहाँ टेक्निक, टेक्टिस, पावर, ये सारी चीज़ों का मेल जोल के खेलते हैं। और जूडो इज़ अ जेंटल वे। हम मोस्टली बोलते हैं एथलीट्स बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, वो काम बिल्कुल नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। उन चीज़ों में डिफरेंस मुझे उन कोच ने सिखाया है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि टाइम का वैल्यू करना, अपनी लाइफ का वैल्यू करना और ख़ुद पे यकीन रखना, वो मैंने उनसे सीखा। एंड आई थिंक दैट मैं लाइफ में किसी भी कोच से मिलूं, बट मुझे नहीं लगता कि मतलब उनकी जगह कोई ले पाएगा। तो ये अच्छा, एक चीज़ है। सवाल ये भी है, व्हेन यू आर इन एरिना देयर इज नो जेंडर, आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल लगता है, क्योंकि हम एरिना पे चढ़ते हैं, ऑल्दो हम गर्ल्स के साथ ही खेलते हैं, मगर अगर हम प्रैक्टिस में भी अगर हम ऑपोजिट जेंडर्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं, हम ऐसा कभी नहीं सोचते दैट ही इज़ अ बॉय या मतलब वो कौन है, शी इज़ अ गर्ल या कुछ भी है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं। वी जस्ट प्ले, दैट्स ऑल। ऑलराइट, चैंपियनशिप्स के बारे में हमें बताइए। बहुत सारे फ्रेंड्स आपके देख रहे होंगे और बहुत सारे लोग भी देख रहे होंगे, इस वक्त नेशनल कप पे प्रोग्राम चल रहा है। चैंपियनशिप्स कौन कौन सी, पहली शुरुआत में कौन सी चैंपियनशिप, कितनी सारी खेली और कितने सारे मेडल्स हासिल किए? ओके, तो सबसे पहले मैंने इंटर स्कूल ही खेला है, यूथ सर्विसेज के थ्रू हुआ था। मैंने इंटर स्कूल खेला है, इंटर डिस्ट्रिक्ट खेला है, स्टेट चैम्पियनशिप खेली है, उसके बाद ट्रायल्स हुई है हमारी नेशनल्स के लिए, फिर नेशनल्स खेले हैं। तो हर साल ये सेम ही प्रोसेस रहता है, पहले आप डिस्ट्रिक्ट खेलो, स्टेट खेलो, डिवीजन खेलो, उसके बाद ट्रायल्स दो, उसके बाद नेशनल्स पे जाओगे, तो ऐसा होता है। और फिर नेशनल्स में जब मेडल आता है तो फिर उसके बाद इंडिया कैंप होता है, जिसमें टॉप प्लेयर्स होते हैं उनको इंडिया कैंप में लेते हैं, तो ऐसे ही चीज़ें होती है। काबरा, अच्छा ये भी जानना चाहूँगा, जब आप अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलती हैं, स्पेशली जब गेट टुगेदर होता है, पार्टी टाइम होता है, तो कहीं वहाँ पर भी जूडो की प्रैक्टिस? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो सबसे पहली बात यही होती है कि अब यहाँ जूडो की बात नहीं करना, बिकॉज़ ये हमेशा होता है, मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं जूडो का स्टार्ट कर दूँगी, ऐसे होता है वैसे। तो पहले ही होता है इंस्ट्रक्शंस की नहीं, अब जूडो के बारे में कोई बात नहीं होगी, कुछ और बात करो। एक साइड से कहते हैं कि लड़कियों में कई सारे गुण होते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी फैमिली में या आपकी जो मॉम है, कभी कभी आप उनकी हेल्प किचन में भी करती हैं कि बशर्ते बर्तन आप ना तोड़े, खाना अच्छे से बनाएं? हाँ, कभी-कभी कर लेती हूँ। आता है थोड़ा बहुत, तो उतना तो कर ही लेते हैं। यानी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल। चलिए, अच्छा ये भी आपसे जानना चाहेंगे, कई सारे फैमिली में जो है बड़ी कंट्रोवर्सीज होती हैं। बच्चा जो है डॉक्टर नहीं बनना चाहता है, स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, मगर हैमर किया जाता है। और ख़ासतौर पे लड़कियों को लेकर देखा जाए, उन पे भी ये सारी चीज़ें होती है कि नहीं मत करो, ये करो। अभी आपने देखा नीट के रिजल्ट्स आए, कुछ बच्चों को जानबूझ के पढ़ाया गया, बाद में जाके रिजल्ट्स नहीं आए और वही होना था जो हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप, जबकि हम अपनी लाइफ का एक गोल सेट करते हैं जैसे आपने भी किया है, क्या कहना चाहेंगे आप स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए? उन पेरेंट्स के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम लोग कितना भी फोर्स करें एक प्लेयर को, मैं प्लेयर की बात करूँगी, या फिर मे भी कोई ऐसा बच्चा होगा जो स्पोर्ट्स को एज अ प्रोफेशन नहीं लेना चाहता, बट हम उसको पुश करते हैं कि तुम करो, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप उसको वर्ल्ड की किसी बेस्ट एकेडमी में भी छोड़ दो, इट्स नेवर पॉसिबल कि वो उस चीज़ को अचीव कर पाए। सेम गोज़ विद पीपल जो चाहते हैं अपने बच्चे वो डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, या मे बी IAS KS क्वालिफाई करे, बट मे बी उनके बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है तो वो कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। इट्स दैट कि पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ के साथ वो लोग खेल रहे हैं और उसका टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। तो यही मैसेज है उनके लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ हो सकता है आपका बच्चा कहीं पे गलत हो, बट आप उसको काउंसिल करो, आप देखो कि उसकी भी मतलब राय सुने आप कि वो क्या चाहता है और क्यों चाहता है। और अगर आपको लगता है कि वहाँ पे कोई प्लेस है कि वो मैनेज कर सकता है दोनों चीज़ें, तो उसको उसमें सपोर्ट करें, बट एक डिसीजन ना थोपे बच्चे पे। एक डिसीजन ना थोपे और साथ साथ काउंसलिंग की आपने बात की है। मैं जानना चाहूँगा कि काउंसलिंग को लेकर आपको लगता है कि आप जैसे प्लेयर्स या कुछ कोचेस जो काफ़ी टाइम से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जूडो को लेकर, जो कि एक इंटरनेशनल स्पोर्ट है, यहाँ काउंसलिंग सेशंस हो रहे हैं या सेमिनार्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रहे हैं, ख़ासतौर पे कैसे हम जूडो को और बेहतर कर सकते हैं अपने यूट्यूब में? नहीं, यहाँ पे मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है। स्पोर्ट्स में ऑल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे यहाँ पे। मैंने कभी नहीं सुना है कि यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आया हो और उसने प्लेयर्स को काउंसिल किया हो, ऑल्दो देयर इज़ अ ग्रेट नीड कि वो प्लेयर्स को काउंसिल करे। थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा होती है। हम बाहर देख सकते हैं स्टेट्स में हर एक कंपटीशन से पहले उन लोगों के सेशंस होते हैं, हम यहाँ पे उस चीज़ में काफ़ी लैक करते हैं। अभी कई सारे प्रोग्राम्स जो हैं, कई सारे जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं वो होने जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स को डेवलप किया जा रहा है और कई सारे पार्लियामेंटेरियन डेलीगेशंस यहाँ आई हैं, कई सारे मिनिस्टर्स यहाँ हैं जो कि स्पोर्ट्स को अब ज़्यादा ग्रूम कर रहे हैं। तो व्हाट विल बी योर मैसेज फॉर पर्टिकुलरली द स्पोर्ट्स विंग, नेशनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, जो आपको अगर हो सकता है कि कोई देख रहा हो या अपने एंड से आप खुद एक नेशनल प्लेयर है,
है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, क्या कहना चाहेंगी जबकि कश्मीर में लड़कियों के साथ भी अब जूडो जैसा खूबसूरत गेम जुड़ा है और काफ़ी आप अपनी हुनरबाजी में काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल कर चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उसको? अब मैं यही कहना चाहूँगी जो फैसिलिटीज़ बाकी स्टेट्स में हैं, चाहे वो स्पॉन्सरशिप स्कॉलरशिप को लेके हो या फिर स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेके हो, वो सेम पॉलिसीज़ यहाँ पे भी आए। हम देख सकते हैं मणिपुर में कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस होता है, वी वांट दैट पैकेजेस इन JNK, ताकि यहाँ के जो एथलीट्स हैं वो भी ग्रूम कर सके, वो भी आगे बढ़ सके। चलिए जी, हुनरबाजी के साथ साथ काबरा अल्ताफ़ हमारे साथ थी। थैंक यू सो मच काबरा, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। कोविड में तो थोड़ा सा टेंशन ही रहा था, अब धीरे धीरे डिप्रेशन से हम कम हो रहा है, हम इससे बाहर जा रहे हैं, एंड आई विश यू गुड लक फॉर योर मोर गेम्स इंशाल्लाह, और इंटरनेशनल से भी आप गोल्ड मेडल जल्द से जल्द हासिल करके इंशाल्लाह। थैंक यू सो Thank you मच। so much. थैंक यू। तो नाज़रीन करम, आपने देखा कि हुनरबाजी के साथ साथ वादी कश्मीर के हुनरबाजों की बात करें, नो डाउट अबाउट इट, फैंटास्टिक एंड फैंटाबुलस टैलेंट। मगर कहीं कहीं लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होता तो और भी अच्छा कर लेते, थोड़ा सा स्किल्स कोर्स रहा जाता, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते, अच्छे मेंटर्स होते, फैसिलिटीज़ होती, तो जाहिर सी बात है नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक बहुत जल्दी पहुंच जाते। तो कह सकते हैं कि हर एक कॉर्नर टू कॉर्नर कश्मीर में कोई ना कोई हुनरबाज छुपा है, और हमारी भी कोशिश यही रहती है कि अपने इस चैनल के ज़रिए, अपने इस कैमरा के ज़रिए उन पर जी हाँ थोड़ा सा फोकस करें और दुनिया तक उनकी जो खूबसूरत किरण है उनके हुनरबाजी को लेकर वो पहुँचाएँ। और हमें उम्मीद है कि आज ये हुनरबाज को लेकर जो आपने प्रोग्राम देखा काबरा अल्ताफ़ का, जो कि कश्मीर की बेटी है और नेशनल मेडलिस्ट है, काफ़ी नाम कमा चुकी है, खेलो इंडिया में नाम कमा चुकी है, और हमें उम्मीद है कि ये कॉन्वर्सेशन आपने हुनरबाज को लेकर पसंद की होगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और जगह पर हमारा कैमरा फोकस रहेगा। इजाज़त दीजिए इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी को। बने रहिए, देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़। टेक केयर, गुड बाय।